लक्ष्मण सिंह मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ और अनुभवी राजनेता हैं, जिनका भारतीय राजनीति में एक लंबा और प्रभावशाली सफर रहा है। उन्होंने जनता का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर किया। लक्ष्मण सिंह कई बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। अपने राजनीतिक जीवन में वे विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े रहे और अपनी बेबाक राय तथा स्पष्ट विचारों के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आने वाले लक्ष्मण सिंह दशकों से सक्रिय सार्वजनिक जीवन में हैं और प्रदेश से जुड़ी राजनीति, विकास और जनहित के मुद्दों पर लगातार अपनी बात रखते रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही कई मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं लक्ष्मण सिंह। नमस्कार, देवाशीष हूँ मैं और स्टार समाचार इस वक्त देख रहे हैं आप। और मेरे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग सी पर्सनालिटी मौजूद हैं। ये वो हैं जिन्होंने 5 दफ़ा लोकसभा में लोगों को रिप्रेजेंट किया है, तो वहीं 3 दफ़ा विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं। नेचर, एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड भी बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। खास बात यह है कि अपने बयानों को लेकर, या फिर मैं यूँ कहूँ कि अपने बेबाक और अपने निडर बयानों को लेकर अक्सर हेडलाइंस में रहते हैं। तो मौजूद है मेरे साथ लक्ष्मण सिंह जी। धन्यवाद सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आज आपका बर्थडे भी है, तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। और हमने हर साल देखा है कि आप आपके बर्थडे के वक्त मदागंज जाते हैं, तो इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? प्रतिवर्ष आता हूँ। एक बहुत पुरानी परंपरा है, हमारे साथी हैं, मित्र हैं, वो सारे व्यवस्था करते हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और उन लोगों से मिलना होता है जो बहुत ही गरीब वर्ग से आते हैं। इस मेले में वही लोग ज़्यादा आते हैं। जी। और उनसे मिलना हो जाता है, उनसे संपर्क होता है और बहुत सारी बातें उनसे सीखने को मिलती हैं। हमने देखा है कि आपको राजनीति के क्षेत्र में इतना अनुभव है, लगातार आप पब्लिक लाइफ में रहे हैं। अभी सवाल ये है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर यू, अब आपका अगला स्टेप क्या है? देखिए, मैंने मेरे संबोधन में सारी बातें कह दी जी। और 1-2 बातें छूट गई थी, तो वो मैं और बता दूँ कि राजनीति में तो हम लोग रहेंगे, हमारा जीवन ही राजनीति है। और मैं अकेले ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और हम लोग जो जुड़े हैं, हमारा आत्मीय संबंध है, हमारा कोई पार्टी या कोई राजनीति से ऊपर उठ के संबंध है हम लोगों के, और ये हमेशा रहेंगे। पहली बात। दूसरा, मैंने बहुत सारी बातें कही हैं, उनको मैं दोहराता नहीं हूँ। एक बात और कहूँगा कि अभी ये कहा जा रहा है कि सनातन धर्म को खतरा है। जी। ये बातें चल रही हैं, सनातन धर्म को खतरा है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि यहाँ 20 साल से एक पार्टी की सरकार है जो हिंदू धर्म की ही बात करके सरकार बनी है। दिल्ली में 15 साल से एक पार्टी की सरकार है जो केवल हिंदू धर्म की बात करके सरकार में बनी। जब 15 साल से वो वहाँ है, 20 साल से यहाँ है, उसके बाद सनातन धर्म को खतरा कैसे हो गया? उनके सरकार में रहने के बाद भी सनातन धर्म को खतरा क्या है, कैसे है? ये राजनीतिक बात है। इसमें इसलिए मैं कहता हूँ धर्म और राजनीति को हमेशा अलग करना चाहिए। बिल्कुल। गांव-गांव में कथा हो रही है, गांव-गांव में कथा हो रही है। कौन जाके कथा को रोक रहा है? किसी ने रोका क्या कि कथा मत करो? कथा हो रही है। सनातन धर्म का आज हम मेले में इकट्ठे हुए हैं, मंदिरों के दर्शन किए हैं, ये भी सनातन धर्म है। अभी तो धर्म के ऊपर राजनीति आप मत करिए। जो भी कर रहे हैं वो कांग्रेस भी कभी कभी करती है। कांग्रेस के भी बड़े पंडे हो जाते हैं, कई बन जाते। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो सब समाज, सब धर्म को एक होकर चलने वाली पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी जो है उसको अपना स्टैंड मजबूत रखना चाहिए। अभी हमने देखा है कि आप एक यात्रा भी निकाल रहे हैं और उस यात्रा में आपने पलायन का मुद्दा उठाया है। बिल्कुल, आप माइग्रेशन पे बात करते हैं। बिल्कुल साहब, माइग्रेशन, मजदूर का पलायन बहुत ज़ोर से हो रहा है। यहाँ कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, खेती किसानी में कोई लाभ नहीं है और लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश से मजदूर पलायन करते हैं। बिल्कुल। उस पलायन को रोकने के लिए आपको ग्रामीण रोजगार बढ़ाने पड़ेंगे, ग्रामीण उद्योग लगाने पड़ेंगे, मध्यम उद्योग लगाने पड़ेंगे, जिससे कि ये उनको रोजगार मिले।
राजनीति से अगर हट के आपसे कुछ प्रश्न करें तो हमने अधिकतर देखा है कि आप एनवायरनमेंट को लेके बहुत वोकल रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। आपने बुक्स भी लिखी हैं। तो अभी सवाल ये है कि AQI लगातार बढ़ता जा रहा है और उतनी ही तेज़ी से पेड़ भी कटते जा रहे हैं। अभी हमने भोपाल में देखा क्या हुआ। हाँ। इस चैलेंज को कैसे फेस कर सकते हैं सर? देखिए, ये AQI जो बढ़ रहा है, पेड़ कट रहे हैं, ये सब इसको रोकने का जो प्रयास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जी अब गाय के गोबर से लकड़ी बनती है, बन रही है, 12 रुपये किलो बिक रही है। हमारे वहाँ एक गौशाला है राघोगढ़ के पास, भुलाए करके गांव है, वहाँ के किसानों ने एक गौशाला चलाई, गोबर से लकड़ी बना रहे हैं, 12 रुपये किलो बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। जब ये चीज़ वो कर रहे हैं तो हर गांव में ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है? और जब ये गोबर से लकड़ी बनेगी तो आपका जंगल नहीं कटेगा, कौन जाएगा लकड़ी काटने? जी दूसरा, मेरा जो हमारे जो धार्मिक बंधु हमारे जो ये करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ में भी आप ये लकड़ी जो गोबर से बनती इसका प्रयोग करिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी लकड़ी जलती है। तो उससे भी अगर हम ये गोबर से बनी लकड़ी का प्रयोग करें जी तो इससे फ़ायदा होगा और इससे रोज़गार मिलेगा। ज़्यादा महंगी मशीन नहीं आती है। अब बेरोजगार ये खड़े हैं, 5-7 बच्चे खड़े हैं, इनके पास रोज़गार नहीं है। जी आप इनको मशीन दिलवा दो, ये गोबर से लकड़ी बना के 12 रुपये किलो में बेचेंगे। बिल्कुल। अगर 100 किलो बेच ली, 1 क्विंटल, तो 1200 रुपये हो गए रोज के। इनको पलायन नहीं करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी योजना है। अभी हमारे सुरेंद्र भाई बैठे हैं, अपना आनंदपुर ट्रस्ट के हमारे सब लोग बता रहे थे, गुजरात से जो हमारे गुरुजी वो गुजरात से थे, वहाँ के एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि साहब अगर असली घी है, A2 घी है, ऑर्गेनिक A2 घी है, तो वो उसको 3000 रुपया किलो में खरीदने को तैयार है। बिल्कुल बोल के गए यहाँ जी कि तुम वो बनाओ असली घी 3000 गाय का, 3000 रुपये किलो में खरीदेंगे। तो सरकार क्यों नहीं करवाती? अरे गाय दिलवाओ, उनको लोन दिलवाओ। अब जो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है अडानी अंबानी, उसको लोन यूँ मिल जाएगा 50-100 करोड़, 200-2000 करोड़ का। आप गाय खरीदना है आपको, आप बैंक में जाओ तो आपको चक्कर लगवाएंगे, भैंस खरीदना है चक्कर लगवाएंगे। तो ये किस तरह की राजनीति है? सर, चूंकि बात एनवायरनमेंट की हो रही है तो एक सवाल आपके बचपन के शहर इंदौर से ले लेते हैं। जी। पानी से संबंधित वहाँ बड़ी परेशानी है, लगातार जो है भागीरथपुरा से जो है मौतों की खबर आ रही है, आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, आप मेरे भाषण भी विधानसभा में, लोकसभा में सुनेंगे, दूर से पानी लाना ये फ़ायदेमंद है नहीं, और दूषित पानी ही मिलेगा आपको। जो वर्षा होती है जी उसका संग्रहण आप करिए, अपने खेत का पानी। ये कांग्रेस सरकार जब थी उस समय पहले ये योजना चलाई थी, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, शहर का पानी शहर में। नगर पालिका में जो घर बनते हैं, आप नियम बनाइए कि तुम्हारा नक्शा तब पास होगा जब तुम बारिश का पानी का संग्रहण करोगे। अरे आपको छत का पानी जो नीचे आता है, एक गड्ढा करना है, उसमें कुछ बजरी डालनी है, कुछ कंकर डालने हैं, कुछ गिट्टी डालनी है, वो साफ़ होके पानी अपना जमा है, उसको आपको ट्यूबवेल से निकाल के पिलाना है। राजस्थान में, जैसलमेर में 7-7 साल तक बारिश नहीं होती थी पहले, अब तो क्या बहुत पानी हो गया जी वो पानी का संग्रहण करते थे वर्षा ऋतु का, और पानी पीते थे। सबके घरों में कुएं हैं, घर में बना रखे थे, पहले बनाते थे। अब नर्मदा जी का पानी प्रदूषित है जी काफ़ी। मैंने तो परिक्रमा करी है, मैंने देखा है। डिंडोरी तक जो है, डिंडोरी तक पानी साफ है। डिंडोरी के बाद खराब पानी आप आचमन नहीं कर सकते नर्मदा जी का, ऐसा पानी है। क्योंकि आपने कोई फिल्टर प्लांट नहीं लगाया नर्मदा किनारे, कुछ नहीं लगाया, बस एक धार्मिक महत्व है, बस अपना
बस मजीरा बजाओ और उसको साफ मत करो नदी को। अरे भाई मजीरा भी बजाओ, भजन पूजन सब करो, लेकिन नदी को भी तो साफ करो। अब प्रदूषित पानी आ रहा है यहाँ पाइपलाइन से। पाइपलाइन यहाँ जो डली हैं शहरों में, इंदौर हो चाहे कोई, मैं कहता हूँ हर शहर में ये हाल है। अभी पता नहीं कितनी और, कई लोग तो चले गए, अभी तो ये तो एक हाईलाइट हो गया मामला। ऐसे कई केस हैं दूषित पानी से। जी, बस एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस पार्टी को कोई सजेशन देना चाहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी को सुझाव ये है, मैं उस पार्टी में रहा हूँ और हम लोगों ने पार्टी खड़ी करी है, मैंने अकेले ने नहीं, हम सब साथियों ने बहुत मेहनत करके पार्टी खड़ी है। आपका जो शीर्ष नेतृत्व है उसको बदलें और पार्टी को गांव से, वार्ड से, शहर से चलाएं जी, तो पार्टी चलेगी। जो आपका शीर्ष नेतृत्व है वो 95 चुनाव हरवा चुका है। अगर आप उसको फिर भी नेता मानते हैं, जो मानते हैं, मुझे जी जी, उनकी बुद्धि पर तरस आता है, और उसको आप हटाइए और नीचे से पार्टी चलाइए, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो रहा है और आगे भी होगा। ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच फॉर धन्यवाद। कनेक्टिंग विद अस। धन्यवाद। शुक्रिया।